आपकी रिटन असाइनमेंट इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर राइटिंग है और आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक सीरीज है रियल स्पीक इंग्लिश। तो रियल स्पीक इंग्लिश के जो चैप्टर दिए जाएंगे, आपने उस वीडियो को पहले वॉच करना है, उसको अब्जॉर्ब करना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है, उसके टॉपिक को समझना है और उसी टॉपिक पर आपने खुद डिलीवर करना है। यानी आपने खुद अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है उस ओरिजिनल वीडियो के मुताबिक, और मुझे आप वो दोनों वीडियोस भेजेंगे। फॉर एग्जांपल रोनी लेक्चर 1 और जो कि यूट्यूब पर मौजूद है, और साथ में अपनी वीडियो जो आपने उसको फॉलो करके बनाई है। तो ये आपका सेकंड टास्क प्रेजेंटेशन होगा। ये दोनों टास्क हर सूरत में करना लाजिम है, इसके लिए कोई रियायत नहीं है किसी स्टूडेंट के। तीसरा पार्ट मिड टर्म एग्जाम का होगा। हम 8 वीक तक जितना भी सिलेबस कवर करेंगे वो मिड टर्म सिलेबस में शामिल होगा। मिड टर्म्स का पेपर पैटर्न बाद में जो है वो आपको बताया जाएगा, बाकी जो टीचर्स हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद। फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, वो आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। उसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज में इस पेपर में यूजुअली सिनोनिम आते हैं, यानी वर्ड प्रैक्टिस जो कि आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, रूट वर्ड मेथड, तो उसको फॉलो करके उसका टास्क आमतौर पर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है आप जानते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम दे आर 5, समटाइम दे आर 4। अगर 5 हो तो 4 मार्क्स ईच होता है, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, ये जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं उनमें बेस करेंगे, और आपके पास जो 4 बुक्स हैं उनको आप नोट कर लें। सबसे पहले तो ओरल प्रेजेंटेशन पर आपको एक चैप्टर असाइन किया गया है फ्रॉम द बुक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन बुक में से चैप्टर 14 है, जिसका टाइटल ओरल प्रेजेंटेशन है। उसमें ओरल प्रेजेंटेशन की स्टेजेस क्या हैं, प्रेपरेशन ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन की स्ट्रेटेजीज क्या हैं, प्री प्री प्रेजेंटेशन स्टेज क्या है, वाइल प्रेजेंटेशन किन चीजों को सामने रखना चाहिए, और फीडबैक की मुताबिक प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि मेरे पास अभी ये बुक मौजूद नहीं है, एक स्टूडेंट को मैंने कहा था, इस्लामियात के एक स्टूडेंट को मैंने कहा था कि ये चैप्टर जो है इसको ग्रुप में शेयर कर दें। तो जैसे ही वो शेयर करेंगे तो उस दिन
या उसके बाद जो है हम उसको करेंगे। आज हम पैराग्राफ डेवलपमेंट बुक से भी एक चैप्टर है, तो वो एक शॉर्ट टास्क है, तो उसको आज मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ। इसके बाद दो जो कह सकते हैं कि टास्क हैं, वो कंपोजिशन राइटिंग के। कंपोजिशन या क्रिएटिव राइटिंग के इस टास्क के लिए आपको सेंट मार्टिन्स गाइड के कुछ पेजेस रिकमेंड किए गए हैं और एक चैप्टर पैराग्राफ डेवलपमेंट बुक से आपको दिया गया है। सबका पर्पस एक ही है और वो पर्पस है कि प्लान एंड राइट वेल, प्लान एंड राइट वेल। और इस मकसद के लिए जरूरी नहीं कि आप इसी बुक से पढ़ें, आप दुनिया की किसी भी किताब से पढ़ सकते, लेकिन उसके अंदर ये पॉइंट, ये बातें जरूर होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बुक्स जो हैं वो रिकमेंड की गई हैं या इनके कुछ पार्ट्स रिकमेंड किए गए हैं, तो मैं इन बुक्स से फॉलो जरूर करूंगा। आखिरी जो पार्ट है वो वोकेबलरी बिल्डिंग का है और उसके लिए रूट वर्ड मेथड में से कुछ पेजेस रिकमेंड किए गए हैं और उसका जो तरीका होगा, एक तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को आपने प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए जो आपको ग्रुप में वर्ड शेयर किए जाएं, कोशिश ये होगी कि आप एक हैबिट बनाएं कि एक पेज या 10 वर्ड्स अ डे आप जरूर प्रिपेयर करें। लेकिन उसके जो रूल्स हैं, जैसे स्टेम वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, न्यू वर्ड्स की कॉइनेज क्या होती है, उसके ऊपर यकीनन कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं लेक्चर्स जो है जरूर डिलीवर करूँगा ताकि आपको इन चीज़ों का इस कॉन्टेक्स्ट में भी पता चले। तो अभी जब मैं पैराग्राफ डेवलपमेंट बुक से, जो ये बुक मैंने तीनों ग्रुप में शेयर भी कर रखी है, अभी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगी। इसका पेज 179 है जहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अगर जो बातें मैंने पहले कही हैं उसमें किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। एनी स्टूडेंट इफ ही हैज अ क्वेश्चन, प्लीज रेज हैंड एंड आस्क मी। आपकी ये अटेंडेंस एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रही है साथ ही, और बाद में मैं इसे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप बाद में भी इसको देख सकें। और अटेंडेंस भी जो है इसके स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद रहेंगे। जो स्टूडेंट क्लासेस नहीं लेंगे उनके साथ जो है सख्त बर्ताव रखा जाएगा। नो वन हैज रेज्ड हैंड, सो आई कम टू पॉइंट। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका टाइटल है फ्रॉम पैराग्राफ टू कंपोजिशन। राइटिंग में हम ये देखते हैं, सॉरी, राइटिंग में हम देखते हैं कि कोई चीज इस तरह से एक्सप्रेस की जाती है कि जिसने उसे लिखा है वो अगर मौजूद ना भी हो तो पढ़ने वाला उसे समझ जाता है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं
जिन्हें लिखने वाले हजारों साल हुए दुनिया से चले गए, कुछ सैकड़ों साल हुए चले गए, लेकिन हम पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। आप एग्जामिनेशन में पेपर पे जो लिखना चाहते हैं लिख के आ जाते हैं। एग्जामिनर किसी स्टूडेंट को नहीं बुलाता कि मेरे पास आके एक्सप्लेन करो ये क्या लिखा है। तो राइटिंग की पहली क्वालिटी ये है, इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, इट शुड बी सेल्फ एविडेंट। राइटिंग शुड बी सेल्फ sufficient and self-evident. It should have proper organization. Writing depends on organizing skill of author. राइटिंग का इन्हिसार उसके लिखने वाले की ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी पर है। राइटिंग सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि हम ग्रामर के रूल्स सीख लें और हम एक सेंटेंस बनाना सीखें। वर्ड्स मेक सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है? अ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन। Sentence is a meaningful construction of words. When words are joined together and they make a sense, it is called sentence. Sentence को ग्रामेटिकली यूं भी कहा जाता है कि sentence or its significant part clause has subject and predicate. हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है किसी काम को करने वाला, और बाकी उस सब्जेक्ट से मुतालिक जो भी बात है वो प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट या सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना सेंटेंस में लाजमी। उसके बाद ये सेंटेंस अगर आपने सीख भी लिया है तो इट्स नो गारंटी दैट यू आर राइट। सेंटेंस सीखने के बाद अगला जो स्टेप है that is called paragraph. Words form sentences. Sentences form paragraph. And paragraph has one principle, one idea, one paragraph. अपने जहन में हमेशा रखें कि जब हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं तो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि हमने एक आइडिया के लिए एक पैराग्राफ में बात करनी है, दूसरे आइडिया के लिए हम दूसरे पैराग्राफ में। अगर हमारे पास 10 आइडियाज हैं, वी कैन राइट 10 पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग revolves around the principle of topic sentence and supporting details. एक पैराग्राफ जो है, जो सेंटेंस उसका क्रक्स है, वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, और बाकी लाइनें, बाकी सेंटेंसेस, दे आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स। उसमें उसी की एक्सपेंशन हो सकती है, उसकी इलस्ट्रेशन हो सकती है, उसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, किसी भी तरह से उसको, क्योंकि डिफरेंट आर्गुमेंट को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौन सी होनी चाहिए। तो जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो सपोर्टिंग डिटेल्स होगी। तो वन पैराग्राफ हैज अ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। आई रिपीट, अ पैराग्राफ हैज अ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। अब ये जो पैराग्राफ हैं, व्हेन दे आर ज्वाइन टुगेदर, they become essays, they become composition. Composition means any form of creative writing. That can be essays, letters, stories, even dramas in what we say, drama in prose. And essays have lot of variety. उस डिटेल की तरफ अभी
नहीं मैं जानना चाहता कि एसेस की टाइप्स क्या हैं और वो सारी बातें। दोबारा से मैं ये बात करता हूं कि वर्ड फॉर्म सेंटेंसेस, sentences make paragraphs and paragraphs make a composition, and this chapter is about this expansion, expanding a paragraph. सबके पास ये बुक मौजूद है। एक्सपेंडिंग अ पैराग्राफ। Ordinarily, any writing task will involve a series of related paragraphs on a given topic. कोई भी असाइनमेंट है, ऐसे राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, दैट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ रिलेटेड पैराग्राफ। एक से ज्यादा पैराग्राफ की सीरीज है और वो आपस में रिलेट करते हैं, आपस में मुंसलिक, और इसको कहते हैं कंपोजिशन। If you are able to compose a logical, coherent paragraph, it will not be difficult for you to expand that paragraph into a longer composition. अगर आप एक लॉजिकल पैराग्राफ बनाने के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग के टास्क आपके सेमेस्टर 1-2 में मौजूद थे, इसलिए यहां बात उससे आगे की जा रही है। अगर आप एक लॉजिकल के दो चीजें जो हैं वो आपस में रैशनली, अकली तौर पर एक दूसरे के काज और इफेक्ट के तौर पर मुंसलिक हैं, तो वो लॉजिकल है। कोहेरेंट का मतलब ये है कि वो आपस में मरबूत हैं, एक का दूसरे के साथ राब्ता देखा जाता है, कोई चीज अचानक नहीं आती, बल्कि एक तरतीब से चीजें जो है वो चलती हुई आती हैं। कोहेरेंट, कोहेजन एंड कोहेरेंस ये कंपोजिशन के बेसिक पार्ट। It will not be difficult for you to expand that paragraph into a lot longer composition. तो पहला ये है कि आप इस बात पे समझें कि पैराग्राफ खुद एक लॉजिकल कोहेरेंट एंटिटी है, और ये लॉजिकल कोहेरेंट एंटिटी जब दूसरे पैराग्राफ यानी दूसरे लॉजिकल कोहेरेंट एंटिटी से जुड़ेगा, तो इनके आपस का कनेक्शन भी लॉजिकल होना चाहिए, इनका आपस का कनेक्शन भी कोहेरेंट होना चाहिए, इनका आपस का कनेक्शन भी कोहेसिव होना चाहिए। वन पॉसिबल मेथड that has been illustrated for you on 2 pages which follow, study these 2 pages. ये एक मॉडल कंपोजिशन दी गई है और इस कंपोजिशन में हमारे सामने जो है वो 5 पैराग्राफ्स, और हमने इस चीज को जहन में रखना है, जो बाद में डायग्राम के जरिए शो की गई, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग आइडिया। वो जो मैंने शुरू में कहा कि 1 पैराग्राफ 1 आइडिया, इसी प्रिंसिपल को जब आप पूरे ऐसे पर, पूरी कंपोजिशन पर लेके आते हैं, तो आपके जहन में है कि 1 टॉपिक 1 कंपोजिशन, 1 टॉपिक 1 ऐसे। उस टॉपिक के जो सब पार्ट बनाए, फॉर एग्जांपल आपने 20 पार्ट्स बनाए, 20 सब आइडियाज बनाए, तो हर आइडिया के ऊपर आपने एक एक पैराग्राफ लिखा। तो कंट्रोलिंग आइडिया जनरेट्स टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस has sporting evidence, sporting sentence, and that is about 1 paragraph, second paragraph के लिए सेम, थर्ड पैराग्राफ के लिए, और इस तरह इनका आपस में एक कनेक्शन जो है वो बना हुआ है। ये हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। इसी बात को जब आप इस बुक से पढ़ते हैं,
तो मैं अभी आप में से एक स्टूडेंट को कहता हूं कि वो इसको जो है वो पढ़े। अहमद जवेद। हेलो। Yes, sir. यस प्लीज रीड The first अफ्रीकन। paragraph, sir. यस। African survivals in American culture have diminished डिमिनिश markedly. Oh, डिमिनिश yes, sir. डिमिनिश Diminished, diminished over the past 100 years, but some are still exist and are interwoven बुक into the culture pattern of America and the Western Hemisphere itself. हेमिस्फीयर। Hemisphere, sir, ओके। यस। itself. These are reflected in the words we speak, the song we sing, and the food we consume. ओके, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी कह सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये फोकस करूं कि इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या है, तो चूंकि ये पैराग्राफ है ही दो सेंटेंस पर, तो इसका फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इसका टॉपिक सेंटेंस है। उस टॉपिक सेंटेंस में भी जो फोकस पॉइंट था वो यहाँ तक था कि अफ्रीकन सर्वाइवल्स इन अमेरिकन कल्चर्स हैव डिमिनिश्ड बट सम आर स्टिल एग्जिस्टेंट। ये इसका असल फोकस है, ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। इस पैराग्राफ में जितनी बाकी बातें हैं वो उसकी वजाहत हैं। सबसे अच्छी वजाहत इस चीज से की गई, जो एग्जाम्पल थी सॉन्ग्स, फूड्स, इनके जरिए वो कहता है कि वो वर्ड्स अभी भी आपको दिखाई देते हैं। कल्चर का एक बेस्ट रिफ्लेक्शन फूड होता है। फूड में आम तौर पर आपकी वो वोकेबलरी रिटेन करती है जो सदियों से उस इलाके में चल रही होती है। जी। नो आई आस्क मोहम्मद उस्मान एहसान। यस प्लीज। हेलो। Yes, sir. जी उस्मान प्लीज रीड। A recent work on the Negro speech in the United States revealed more than 4,000 African words, names, and numbers still spoken among the Negroes on the Georgia, South Carolina, Oxford Island, known as the आइलैंड Gula region. आइलैंड आइलैंड। Island known as Gula region. These words reveal the identity, civilization, and the relative influence of the peoples from whom most of America's 20,000 Negroes descend. For example, the word "tote" means to carry has been found in the print within the 70 years after the first settlement of Jamestown, Virginia. It has no known English origin. Our latest joke books comes from the word joke, a sigilless सेनेगालीज टर्म। implying a terms implying a wild time. ओके, अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ से जो हमारा एक्सपेंशन है सेकंड पैराग्राफ की तरफ होता है। तो सेकंड पैराग्राफ लिखते वक्त ये नहीं है कि फर्स्ट पैराग्राफ को हम भूल भूल बैठे। जो फर्स्ट पैराग्राफ में फोकस पॉइंट था वो ये था कि अफ्रीकन सर्वाइवल इन अमेरिकन कल्चर्स आर डिक्रीजिंग बट some are still existent, some are still present, and now there is a research which is being referred. ये रिसर्च, ये recent वर्क है on Negro speech in US reveals more than 4,000 African words, names and numbers still spoken among Negroes on the Georgia South Carolina offshore island. ये सेकंड पैराग्राफ जो है ये एक रिसर्च की तरफ रेफर कर रहा है, और उस रिसर्च का फोकस ये है
कि अभी भी जो अफ्रीकन अमेरिकन है, यानी वो लोग जो अफ्रीका से स्लेव बनाकर अमेरिका लाए गए थे या माइग्रेट करके अमेरिका आ गए थे, जिनके रंग काले हैं और वहां सदियों से अमेरिका में रहते हुए अब अमेरिकन बन चुके। तो ये अमेरिकन जो हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जिन्हें कहा जाता है, चूंकि ये निग्रो कहलाते हैं, इनकी स्पीच निग्रो स्पीच है, तो उसके ऊपर जो तहकीक हुई है उसमें 4000 ऐसे वर्ड्स का जिक्र आया है जो जॉर्ज साउथ कैरोलिना के निग्रोस जो हैं से इंटरव्यू करके या उन पर से बातचीत करके फाइंड आउट किए गए हैं कि अभी भी प्रैक्टिस में है। इन वर्ड्स से क्या पता चलता है? ये दीज वर्ड्स रिवील आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ मुराद है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनकी आइडेंटिटी बाकी अमेरिकन से डिफरेंट है। तो अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी, अफ्रीकन अमेरिकन सिविलाइजेशन, तहजीब और इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल और लोगों के उस असर का पता चलता है जो अमेरिका के 20,000 नेग्रोस डिसेंट डिसेंट जो है वो अगली नस्लों को कहते हैं। सक्सेसर इसका सिनोनिम है। एक वर्ड एग्जाम्पल उसने दो वर्ड से दी है। एक तो टोट है, जिसका अब ये टोट जो है जाहिर है कि इंग्लिश वर्ड नहीं है, अफ्रीका से अमेरिका पहुंचा है और इसका मीनिंग टू कैरी है। और कहते हैं कि ये वर्ड जो है टोट और इससे आगे बहुत सारे वर्ड जैसे टोटम एक वर्ड है जो प्रिंट के लिए यूज किया जाता है, तो वो मौजूद हुए हैं। इसी तरह के ज्यूक बॉक्स, कहते हैं ये जो ज्यूक वर्ड है अब इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसका ओरिजिन इंग्लिश नहीं है। इसका ओरिजिन अफ्रीकन अमेरिकन का अफ्रीकन लैंग्वेजेस को यहाँ लेके आना था। और सिनेगाल जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, सॉरी, सिनेगाल जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां से ये वर्ड आया है और इसका मतलब जो वाइल्ड है। और ये सिनेगाल की लैंग्वेज, सिनेगालीज लैंग्वेज से लिया गया। चूंकि क्लास का टाइम जो है ख़त्म होने लगा है तो इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। इफ एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन प्लीज